आज हम एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 क्लास 10th का जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स। और आज हम इसमें जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स होता क्या है, उससे क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं और उसके लॉस पढ़ेंगे जो हमारे मेंडल ने डिस्कवर करे थे। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, हमारे ट्रेट क्या होते हैं, ह्यूमंस में क्या क्या चीज़ें वेरी करती है। हम सब चीज़ आज इस बहुत अच्छे टॉपिक में पढ़ेंगे, हमारा जो है जेनेटिक्स। आपने ये तो देखा होगा, जब भी आपकी फैमिली में चाइल्ड बॉर्न होता है तो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो किस पे गया है, वो अपनी मॉम पे गया है, क्या वो अपने डैड पे गया है, या वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे गया है। ये जो सब चीज़ें हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं, ये सब जेनेटिक्स का एक खेल है। क्योंकि इसी से हमें ये पता चलता है कि हम किस पे ज़्यादा, हमारे जो करेक्टर्स हैं, वो फीचर्स हैं, डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, वो किस पे गई है, वो हमारे डैड पे गई है या मॉम पे गई है। और आज हम ये सब चीज़ें जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ जेनेटिक्स? बेसिकली जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी हम करते हैं ट्रांसमिशन की, किस चीज़ की? जो हमारे फीचर्स हैं, चाहे वो हमारी सिमिलैरिटीज़ हो, चाहे वो हमारे डिफरेंसेस हो, वो हमारे पेरेंट्स से हम तक आते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो लॉज हैं जो मेंडल ने फाइंड किए थे, हम उसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। मेंडल हमारा फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे और इनका बर्थ हुआ था 1822 में। ये एक बहुत अच्छी फैमिली में बॉर्न हुए थे। इन्होंने अपनी एजुकेशन मॉनेस्ट्री में करी थी। इन्होंने साइंस एंड मैथमेटिक्स पढ़ी थी यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। बेसिकली जो हमारे जो मेंडल थे वो टीचर बनना चाहते थे, बट अपनी किस्मत के कारण वो टीचर नहीं बन पाए। बहुत बार वो एग्ज़ाम में फ़ेल हुए। बट आज देखो, आज सब उनके बारे में जानते हैं क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग लॉज जो फाइंड किए हैं हमारे जेनेटिक्स को लेके। ये सब उन्होंने तब किया जब वो रिटायर्ड हो चुके थे, जब वो अपनी मॉनेस्ट्री में रहते थे। और उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट्स किसके साथ किए थे? गार्डन पी के साथ। हमारी जो पी होती है, जो हम मटर बोलते हैं, मटर के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए। और आज हम सब कुछ जानते हैं कि इतने ज़्यादा अमेजिंग जो लॉज हैं क्यों बने गए हैं, सब कुछ हम इसके बारे में जानते हैं। हमारे जो जेनेटिक्स है उसके दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एक टेक्निक है जिससे हम अपने जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सबका क्या होता है? डिफरेंट होता है। बट हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, न्यू जीन्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और ये सब किसके थ्रू हुआ है? हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। और हम इस सब चीज़ों को किस चीज़ का मानते हैं? ये सब हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स के वजह से आज हम ये इतनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। अपने जीन्स को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ये सब कुछ जेनेटिक्स के बेसिस पे ही होता है। आपने GMO के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं? जीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बहुत अच्छे क्वांटिटी के साथ हम क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारा जीन्स के थ्रू हमने किया था वो है इंसुलिन। आपने इंसुलिन के बारे में सुना होगा। इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा क्रोमोसोम्स। हमारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स बेसिकली हमारे कैरियर्स होते हैं जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं? कैरी करते हैं, हमारे पेरेंट्स से लेके हमारे ऑफस्प्रिंग्स तक। और आपने क्रोमोसोम्स के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि क्रोमोसोम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वही हमारे जीन्स कैरी करते हैं। और क्रोमोसोम्स तभी विजिबल होते हैं जब हमारा सेल्फ जो होता है डिवाइड होने के लिए होता है। तो आपको यहाँ पे कैरियोटाइप दिख रहा होगा। हमारे क्रोमोसोम को उनके शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। एक ये ह्यूमन कैरियोटाइप है। उसके बाद हम देखते हैं क्रोमोसोम्स नंबर क्या होता है। क्रोमोसोम नंबर हर एक स्पीशीज़ के लिए क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। मतलब ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारे अनियन में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे टाइगर में 38 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है
कि जो क्रोमोसोम्स है वो हर स्पीशीज़ के लिए क्या है, कांस्टेंट है, बट हर जितनी भी स्पीशीज़ है सबके क्या है, डिफ़र है। जैसे हमारे अलग हैं तो टाइगर की फैमिली के अलग होते हैं, माउस के अलग हैं, गोरिल्ला के अलग हैं, अनियन में अलग होते हैं। तो क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम नंबर है हमारा वो कांस्टेंट होता है हर स्पीशीज़ के लिए, बट बाकी स्पीशीज़ के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स भी दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स होते हैं इनके। एक होता है ऑटोसोम्स एंड दूसरे होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम भी पेयर्स में अकर होते हैं, जैसे कि हमारा एक पेयर में हमारे दो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पहला हम बात करते हैं ऑटोसोम्स की। ऑटोसोम्स होते क्या हैं? ऑटोसोम्स को अगर हम देखेंगे तो हमारे 1 से लेके 22 तक के जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑटोसोम्स। और जो हमारा जो लास्ट पेयर बचता है 23rd पेयर, वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम हम इसलिए कहेंगे क्योंकि वो हमारा सेक्स डिटरमाइन करता है कि हम फीमेल हैं या कि हम मेल हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हर जो फीमेल होती है हमारी, वो हमेशा एक ही टाइप का क्रोमोसोम क्या करती है, बनाती है, और वो हमेशा क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। बट जो हमारा मेल है वो दो टाइप के क्रोमोसोम बनाता है, एक्स और वाई। और जो हमारा जो वाई क्रोमोसोम होता है वो छोटा होता है किसके कंपैरिजनली, एक्स क्रोमोसोम के कंपैरिजन में वो क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। बट इसी के कारण हम पता लगा सकते हैं कि हम अपना सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम मेल हैं या फीमेल हैं। तो अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं, सन होगा या डॉटर होगी वो हमें अब पता चलेगा। हम उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। Sex of the child depends upon the kind of sperm that fertilizes the egg। तो इस लाइन से आपको ये पता चलता है जो चाइल्ड का सेक्स है वो हमें किससे पता चलता है, स्पर्म से। क्योंकि हमारा जो एग है वो एक ही टाइप का क्रोमोसोम होता है उसके पास, और वो होता है हमेशा एक्स क्रोमोसोम। बट जो हमारे स्पर्म है वो दो टाइप के क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं। आपने बताया था मैंने अभी आपको, दो टाइप के होते हैं, एक्स होता है और वाई होता है। तो ये 50-50% चांसेस होता है कि हमारा डॉटर होगी या फिर सन होगा। अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अगर हमारा फर्स्ट केस है ये, अगर एग एक्स है और स्पर्म भी हमारा एक्स है तो दोनों फ्यूज़ होकर क्या बनाएंगे, हमारा एक्स एक्स, तो हमारा क्या होगा, डॉटर। अब सेकंड केस की बात करते हैं, तो एग है हमारा एक्स एंड स्पर्म है हमारा वाई। तो जब ये दोनों फ्यूज़ होंगे तो हमारा जो नंबर होगा वो एक्स वाई होगा। तो इस वजह से हमें पता चलता है तो जेंडर ऑफ द चाइल्ड होगा वो क्या होगा, हमारा सन। इसमें नीचे आपको दिया भी गया है कि इसमें 50-50% चांसेस होते हैं कि हमारा सन होगी या डॉटर होगी, या फीमेल होगा या मेल होगी। ठीक है, अब हम सेकेंड उसमें बढ़ते हैं, क्रोमोसोम कैरियर्स ऑफ जीन्स। जितने भी हमारे स्पीशीज़ हैं, अभी आपने पढ़ा था पहले, मैंने आपको बताया था, जितनी भी स्पीशीज़ हैं सबका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है। बट जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर स्पीशीज़ के, चाहे वो उसका फिज़िकल अपीयरेंस हो गया, उसके दिखने का तरीका हो गया, उसकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, कैसे काम करती है, उसका बिहेवियर, ये सब क्रोमोसोम नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो रिज़ल्ट आता है ना हमारे अपीयरेंसेस पे, हमारे बॉडी फंक्शन में, हमारे बिहेवियर में, ये सब का सब जो है वो रिज़ल्ट है हमारे जीन्स का। और जीन्स कौन कैरी करता है, हमारे क्रोमोसोम। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जीन्स क्या होते हैं एंड क्रोमोसोम क्या होते हैं। अब इसमें ये बता रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है एक बहुत अच्छा, लायन एंड कैट, दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो दोनों का क्या होता है, सेम होता है, 38। ओके, बट आपने अगर देखा होगा लायन और कैट में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। क्रोमोसोम नंबर तो सेम है बट डिफरेंसेस कितने ज़्यादा है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि क्रोमोसोम नंबर से ही हमारे आउटकम नहीं आते हैं। हमारे जो अपीयरेंसेस होते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं, ये सब हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, जीन पे डिपेंड करते हैं। आपने देखा होगा लायन कंपैरेटिवली कैट से क्या होता है, बिग होता है। ये भी पता होगा कलर भी क्या होते हैं उनके, डिफरेंट होते हैं, और उनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो ये सब हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमारे जीन्स में। और
ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते हो हर एक ऑर्गेनिज्म में, ये किस पे डिपेंड करता है? जीन्स जो हमारे क्रोमोसोम में क्या है, लोकेटेड हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है जीन्स एंड जीनोम क्या होते हैं। बेसिकली जीन्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ डीएनए इन अ क्रोमोसोम, जो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स किसके? डीएनए के, वो भी किस में मिक्स हो रहे हैं? क्रोमोसोम्स के साथ। बेसिकली डीएनए पैक्ड होता है, ठीक है, और जब वो पैक्ड हो जाता है तो वो कॉइल्ड होके क्या बनाता है? हमारे क्रोमोसोम्स, और वही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है जो नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमंस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फाइंडिंग, ह्यूमंस में 30,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से सबसे नंबर 1 क्रोमोसोम जो होता है उसके पास सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं 2968, और क्रोमोसोम वाई में सबसे कम जीन्स होते हैं, वो है 231। तो आप देख सकते हैं जीन्स कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हम कितने ज़्यादा वेरी करते हैं, क्योंकि हमारे पास कितने ज़्यादा डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब कुछ क्या करते हैं? हमारा डिफ़र करता है। अब हम पढ़ते हैं जेनोम। जेनोम होता क्या है? जेनोम इज़ द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। जितने भी हमारे जो जीन्स हैं, हमारे जीन्स हो गए, हर चीज़ जो इंक्लूड होती है डीएनए के साथ, हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, उसे हम एक जेनोम कहेंगे, एक ऑर्गेनिज्म का। समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं जीन्स एंड देयर एलील्स। बेसिकली आपने अभी पहले पढ़ा था, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कैरेक्टर्स के क्या होते हैं? हमेशा 2 फॉर्म होते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड्स कहते हैं। सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे हर एक जीन के 2 फॉर्म्स होते हैं, और उन दोनों फॉर्म्स के क्या होते हैं? डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। तो जो दीज ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एलील्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी टंग को क्या कर पाते हैं? रोल कर पाते हैं। कोई कोई रोल कर पाता है और कोई कोई नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली क्या है? जीन्स तो प्रेजेंट है, बट 2 टाइप के फॉर्म है जीन्स के। एक है टंग रोलिंग और दूसरा है नॉन टंग रोलिंग। तो एक तो रोल कर पाएगा और दूसरा रोल नहीं कर पाएगा। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एक में जो है टंग रोल हो पा रही है और दूसरे में टंग रोल नहीं हो पा रही है। तो बेसिकली ये क्या है? ये जीन्स है, जीन्स के इफेक्ट तो हो रहा है, बट उसके 2 फॉर्म्स है, एक है टंग रोलिंग और दूसरा है नॉन रोलिंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स। अब जीन में 2 टाइप की एलील्स होती हैं। एक होता है हमारा डोमिनेंट सुपर रोलिंग, और दूसरी होती है हमारी रिसेसिव सब ऑर्डिनेट और सबमिसिव। अब हम दोबारा से वही एग्जांपल लेते हैं टंग रोलिंग वाला। अब आप कभी क्लास में जाना या जो भी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको टंग रोल करने के लिए बोलना, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, कुछ लोग वो कर भी पाएंगे और कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा ये है क्योंकि किसी के लिए जो टंग रोलिंग का जीन है वो क्या है? डोमिनेंट है, और किसी के लिए टंग रोलिंग का जीन क्या है? रिसेसिव है, और वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अब मैं बताती हूँ डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है। डोमिनेंट वो चीज़ है जो अपने आप को आसानी से एक्सप्रेस कर पाती है, जैसे हमारी एलील्स जो होती हैं, एक तो डोमिनेंट है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, जैसे जो लोग जो टंग रोलिंग कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो उनके पास कौन सा फॉर्म है? रिसेसिव वाला, क्योंकि वो क्या बोलते हैं? वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो एक्सप्रेस कर लेती है वो होता है हमारा डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाती है उसे कहते हैं हम रिसेसिव। और बेसिकली हम क्या करते हैं? इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। डोमिनेंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल R, और रिसेसिव को हमेशा हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल r। अब आपको इससे पता चल रहा होगा कि डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है। अब हम आगे देखते हैं। एलील्स के बारे में मैंने बताया था, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। अब हम अच्छे से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एलील्स बेसिकली है क्या। एलील्स हमेशा जीन के 2 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो एलील्स जो एक फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है, उसे ही हम एलील्स कहेंगे। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, साइड में मैंने बनाया है, जैसे इसमें 2
वो है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, और इनमें क्या बोलते हैं जो हमारे जीन हैं, ठीक है, उनने सेम पोजीशन क्या कर रखी है, अप्लाई कर रखी है। अब देखते हैं, ये हमारे दो पेयर हैं होमोलोगस पेयर, जो मैंने यहाँ पे साइड में शो करे हैं, दो होमोलोगस पेयर हैं, और जो मैंने उसमें मार्क किए हैं ए बी सी डी, ये हमारे क्या हैं, इमेजिनरी जीन्स। हम मान रहे हैं कि ये हमारे क्या हैं, इमेजिनरी जीन्स है। दो होमोलोगस हैं और दोनों में क्या है, हमारे पेयर बने हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, दोनों के दोनों डोमिनेंट पेयर हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब ये है कि दोनों के दोनों क्या है, होमो का मतलब होता है सेम, तो दोनों क्या है, कैपिटल कैपिटल है, दोनों क्या है हमारे सेम। और जब ये एक्सप्रेस करेंगे तो ये एक्सप्रेस हो जाएंगे कि दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट है। अब हम सेकेंड उसमें चलते हैं, सेकेंड है स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। अब स्मॉल बी से आपको पता चल गया होगा कि ये क्या एक रिसेसिव पेयर है, और हम इसे होमोजाइगस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों स्मॉल बी एंड स्मॉल बी हैं, दोनों क्या हैं, सेम हैं। तो जब ये एक्सप्रेस होने जाएंगे तो ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रिसेसिव है। तो ये हमारा कौन सा पेयर हो गया, रिसेसिव पेयर हो गया। अब अगर हम थर्ड और फोर्थ को देखेंगे तो थर्ड और फोर्थ में हमारा एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है, और फोर्थ में भी हमारा एक डोमिनेंट और दूसरा क्या है, रिसेसिव है। तो हम इससे क्या पता चल रहा है, ये दोनों भी क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे, क्योंकि इनके पास डोमिनेंट पेयर है। हमेशा वो चीज़ एक्सप्रेस होती है जिसके पास डोमिनेंट होता है, जिसमें डोमिनेंट है ही नहीं तो वो एक्सप्रेस भी नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल देखें, सेकेंड में जो बी एंड बी था वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि वो रिसेसिव पेयर है, बट फर्स्ट वाला एक्सप्रेस भी हो गया क्योंकि दोनों डोमिनेंट थे। बेसिकली बात ये होती है कि अगर दो पेयर है और उसमें से अगर एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है तो हमेशा क्या होगा, डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव वाला नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डोमिनेंट का होना ज़रूरी है। डोमिनेंट क्या कर देता है, हर चीज़ को क्या कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। और हम इसे हेट्रोजाइगस इसलिए कह रहे हैं, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, क्योंकि दोनों क्या है, एक स्मॉल है और एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है, ठीक है। और एक स्मॉल सी है और एक बिग सी है, तो दोनों के दोनों क्या है, हमारे हेट्रोजाइगस है, डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे कि जेनोटाइप क्या होता है एंड फेनोटाइप क्या होता है। अब हम एग्जांपल अभी टंग रोलिंग का लेके चल रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे इसमें एक्सप्रेस किया है, फर्स्ट एग्जांपल है आर एंड आर, दोनों क्या है, डोमिनेंट है, तो क्या कर पाएगा, बंदा जो है, जो भी है वो एक्सप्रेस कर पाएगा और टंग रोलर होगा। सेकेंड अगर हम पेयर को देखते हैं तो एक डोमिनेंट है, वन रिसेसिव है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होगा, ये भी टंग रोल कर पाएगा क्योंकि उसमें डोमिनेंट है। अब जब हम थर्ड वाले में देखेंगे, थर्ड वाले में क्या है, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, दोनों क्या है, बोथ रिसेसिव हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन रोलर। तो हमें इससे पता चलता है कि डोमिनेंट अगर है तो वो अपना जो फैक्टर है वो एक्सप्रेस कर पा रहा है, अगर वो रिसेसिव है वो अपना फैक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी हम जेनोटाइप और फेनोटाइप को इसमें कैसे इंक्लूड करेंगे। अब देखो यहाँ पे, तो जेनोटाइप को हम बेसिकली बोलते हैं हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हम किस टाइप के जीन्स हम पोजेस करते हैं, हमारे पास किस टाइप के जीन्स हैं, ठीक है। और जो हम एक्सप्रेस करते हैं हमारा कैरेक्टर, उसे कहते हैं हम फेनोटाइप। फेनोटाइप बेसिकली हम बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंसेस को। अब इसमें आपको डेफिनेशन दे रखी है, जेनोटाइप द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल्फ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया जो हमारा टोटल क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। और फेनोटाइप क्या होगा, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं देख के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन टंग रोलिंग एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस। अब आपको फिगर 3.3 में आप देख रहे होंगे एक चार्ट है। अब हमारे जो फैमिली चार्ट है इसमें आपको दिखा रखा है जो फादर है और जो मदर है, दोनों के दोनों क्या हैं, रोलर हैं, और उनके 3 बच्चे हैं, 2 डॉटर और एक सन। उसमें से क्या है, एक डॉटर उनकी नॉन रोलर है, सन उनका रोलर है और दूसरी डॉटर उनकी रोलर है। तो अब आपको पता चल रहा है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि
एक उनमें से नॉन रूलर क्यों आ रहा है, एक डॉटर आप उनकी नॉन रूलर क्यों हो रही है, जबकि दोनों के दोनों क्या हैं, वो रोलर हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी चार्ट के द्वारा। अब आप देखो, अब ये चार्ट देखिए यहाँ पे, इसे हम बेसिकली कहते हैं पुनेट स्क्वायर। इसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं चांसेस कितने हैं कि हमारा जो फैक्टर है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। इस पर डिपेंड करता है गैमेट्स किस तरीके से होंगे, कितने चांसेस होंगे, ये सब हम इसमें देखेंगे। देखो अब इसमें जो ये जो डॉटर है ये नॉन रोलर कैसे हुई, जब हमारे जो फादर और मदर हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब ये है कि दोनों के पास क्या है, एक डोमिनेंट फैक्टर भी है और दूसरा रिसेसिव फैक्टर भी है। जैसे मदर के पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक डोमिनेंट फैक्टर है और एक रिसेसिव फैक्टर है, और फादर के पास भी एक डोमिनेंट फैक्टर है और दूसरा क्या है, रिसेसिव फैक्टर है। जब हम इन दोनों को चांसेस लेंगे, आर को अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर और आर, ये है हमारा डोमिनेंट रोलर। नेक्स्ट को अगर हम देखेंगे, ये है कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये दोनों मिक्स करके बना देंगे हमारा कैपिटल और स्मॉल आर एंड आर। तो ये कंडीशन कौन सी है हमारी, हेट्रोजाइगस। बट ये भी क्या होगा, डोमिनेंट होगा, बिकॉज इसमें डोमिनेंट फैक्टर है, ये अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस कर पाएगा, और ये भी क्या है, रोलर है। जब हम इस वाली कंडीशन को देखेंगे, इसमें भी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो इसमें भी क्या होगा, ये भी एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब एक डोमिनेंट है और दूसरा हमारा रिसेसिव है, और ये भी क्या होगा, हमारा रोलर होगा। ठीक है, अब हम लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में क्या है, ये भी रिसेसिव है फैक्टर और दूसरा वाला भी रिसेसिव है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब क्या कंडीशन है दोनों की, अब ये होमोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, होमोजाइगस हुआ। ठीक है, बट अब क्या हुआ, अब ये हो जाएगा नॉन रोलर। तब आपको ये पता चलता है कि अब जो कंडीशन होगी नॉन रोलर कैसे आई। नॉन रोलर तब आई जब हमारे फादर और मदर दोनों क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, क्योंकि उनके पास क्या होना चाहिए, एक रिसेसिव पेयर भी होना चाहिए। अगर दोनों के पास डोमिनेंट पेयर होगा तो कभी चांस ही नहीं होंगे कि उनके बच्चे अगर हों तो उसमें क्या बोलते हैं, नॉन रोलर वाली कंडीशन आए। ठीक है, नॉन रोलर वाली कंडीशन मतलब ये कंडीशन तभी आ सकती है जब उनके पास भी रिसेसिव फैक्टर वो क्या कर रहे हों, अपने साथ कैरी कर रहे हों। अब इसमें ये बता रखा है फॉलोइंग चार्ट में, पेडिग्री चार्ट बोलते हैं बेसिकली इसे हम, मेल्स आर शोन बाय स्क्वायर्स, जो मेल्स हैं हमारे स्क्वायर्स में शोन हुए हैं, और जो हमारे फीमेल्स हैं उन्हें हमें क्या करा है, सर्कल्स में शो किया है। बेसिकली हमने इसे यहाँ पे कलर इसलिए शो करवाया है क्योंकि ये क्या है, हमारी नॉन रोलर है, ये हमारा रिसेसिव है। अब इसमें ये भी बताया गया है, आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन बॉर्न 2 कैन रोल देयर टंग, 2 अपनी टंग क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, और उसमें से दूसरा जो है, दूसरी वो रोल नहीं कर सकती है। अब यहाँ हम आगे देखते हैं, द रिसेसिव ट्रेट आर ऑफ नॉन रोलिंग इज़ वन ऑफ द चिल्ड्रन कुड हैव कम फ्रॉम नाउवेयर एल्स बट देयर पेरेंट्स। अब इसमें ये बताया गया है जो ये रिसेसिव फैक्टर है किससे आया, उनके पेरेंट्स से आया है। तो पेरेंट्स से तभी आ सकता है जब उनमें से दोनों में से क्या हो, या तो दोनों में से एक के पास रिसेसिव पेयर हो, मतलब रिसेसिव फैक्टर हो, या दोनों में से एक के पास हो या दोनों के पास हो, तभी ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। दूसरा अब हमारा हम देखते हैं नॉन रोलर चाइल्ड इन द फैमिली। अब इसमें जेनोटाइप आर है, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम कहते हैं जेनोटाइप। ठीक है, जेनोटाइप क्या है, जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं आर, और जो इसका फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस इन द सेंस कि वो रोल कर पा रहे हैं अपनी टंग या नहीं रोल कर पा रहे हैं, वो क्या है, डिपेंड करता है। अगर वो रोल कर रहे हैं तो वो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, तो उसे हम कहेंगे फेनोटाइप। और जेनोटाइप क्या होगा, जो हम लिख रहे हैं, जैसे हमारा आर और आर, तो ये हमारा जेनोटाइप हो गया आर और ये जो एक्सप्रेस कर रहा है किस फॉर्म में, उसे हम कहेंगे उसका फेनोटाइप। तो अब हमें कंक्लूजन ये निकलता है कि 2 पेरेंट्स इज हेट्रोजाइगस, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे, मतलब एक डोमिनेंट कैरी कर रहा है और दूसरा रिसेसिव कैरी कर रहा है, तब जाके ये कंडीशन हमारी अप्लाई होगी कि उनमें से उनका एक बच्चा क्या होगा, नॉन रोलर होगा। अब देखो आप फिगर 3.4, इसमें एक पुनेट स्क्वायर दे रखा है। तो अब हम इस वाली कंक्लूजन निकालेंगे और इस कंडीशन की बात करेंगे। इसमें अब क्या है, इसमें एक जो पेरेंट है हमारा, वो क्या है, जो हमारा मेल है वो हमारा क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, बट जो हमारी फीमेल है वो है
हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब आप देख सकते हो मेल में क्या है, दोनों जो पेयर हैं वो दोनों क्या है हमारे डोमिनेंट है, आर एंड आर। और फीमेल में क्या है, एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है। अगर हम इसमें निकालेंगे, अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले केस में आर एंड आर आ रहा है, तो ये भी क्या है हमारा डोमिनेंट पेयर। सेकंड वाले में अगर देखेंगे इसमें भी हमारा डोमिनेंट है, क्योंकि दोनों में क्या है हमारा आर और आर आ रहा है। फिर जब हम थर्ड वाले में देखेंगे, इसमें भी हमारा, ये भी अब हमारी कौन सी कंडीशन बन गई है, ये बन गई है हमारी हेट्रोजाइगस, बट ये क्या है हमारा डोमिनेंट है। और अगर हम इस वाले में देखेंगे फोर्थ वाले में, तो ये भी क्या है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अगर इसमें इनके अगर चाइल्ड होते तो पॉसिबिलिटी यही होती कि सबके सब क्या होते हैं, रोलर होते हैं, बिकॉज जितने भी इसमें आपको दिख रहे हैं सबके सब क्या है हमारे डोमिनेंट फैक्टर है। अगर डोमिनेंट है तो वो जो चीज़ है, जो एलील है, वो एक्सप्रेस अपने आप को कर पाएगी और हमेशा क्या होगा, रोलर ही होगा। अब यहाँ नीचे आके देखेंगे तो ये है डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म। ये हमारे कुछ ट्रेट्स हैं जो हम ह्यूमन में देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आई कलर डोमिनेंट ट्रेट हमारा ब्राउन होता है और हमारा रिसेसिव क्या होता है हमारा ब्लू होता है। टंग में डोमिनेंट क्या है, रोलिंग, जो अपनी टंग रोल कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते वो रिसेसिव ट्रेट में जाएगा। हैंड का अगर हम देखेंगे, आपने देखा होगा कुछ लोग क्या होते हैं राइट हैंड वाले होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो जो राइट हैंड वाले होते हैं वो हमेशा क्या होता है डोमिनेंट ट्रेट है वो हमारा, और जो लेफ्ट हैंड वाले होते हैं वो क्या है हमारा रिसेसिव ट्रेट। अगर हम एयर लोब की बात करेंगे, किसी किसी का जो एयर लोब होता है वो क्या होता है अटैच्ड होता है और किसी का फ्री होता है। तो जिसका अटैच्ड होता है वो होता है हमारा रिसेसिव ट्रेट, और जिसका फ्री होता है वो हमारा क्या होता है डोमिनेंट ट्रेट। अब हम बात करते हैं लिप्स की, जिसके थिक लिप्स होंगे वो क्या है हमारा डोमिनेंट ट्रेट, और जिसके थिन होंगे वो क्या है हमारा रिसेसिव ट्रेट। अब ये एक और चीज़ इसमें आ गई है, जैसे कलर विजन। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कलर डिस्टिंग्विश करने में, जैसे बेसिकली रेड और ग्रीन में उन्हें नहीं पता चलता रेड कौन सा कलर है और ग्रीन कौन सा कलर है। तो अगर वो नॉर्मल हैं तो उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, कलर विजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड मतलब उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे रेड और ग्रीन कलर को, तो वो उनका क्या है हमारा रिसेसिव ट्रेट। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी दे रही है, सम अदर अनकॉमन हेरिडिटरी ट्रेट्स। जैसे कुछ लोगों के आपने देखा होगा एक्स्ट्रा पेयर ऑफ फिंगर्स एंड टोज़ भी हो जाते हैं, ठीक है। किसी किसी के फिंगर, किसी के आपने देखी होगी किसी के 6 फिंगर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है बट बहुत रेयर होता है ये, इसे हम कहते हैं पॉलीडेक्टाइल, और ये हमारा क्या है डोमिनेंट ट्रेट है। और अब दूसरी कंडीशन देखते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म होता क्या है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारा जो स्किन कलर है, ठीक है, जो हमारा स्किन पिगमेंट होता है मेलानिन, वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है, तो हमारी जो स्किन होती है वो बिल्कुल कैसी दिखती है, वाइट दिखती है। तो ये हमारा कौन सा ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। अब हमारा इसमें एक और कंडीशन दे रही है कैम्टोडेक्टाइल। इसका मतलब ये है कि इनएबिलिटी टू स्ट्रेटन द लिटिल फिंगर, जो अपनी जो फिंगर्स होती है जो लिटिल वाली है उसे क्या करते हैं वो स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पेयर है इसे जो हम कहेंगे ये क्या है हमारा डोमिनेंट फैक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इसमें एक ये दे रखी है एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज टू ट्राई। अब जैसे आपने देखा ना, इसमें जो क्या है, इसमें जो है एयर लोब क्या है फ्री है, और यहाँ पे आप देख पा रहे एयर लोब अटैच्ड है, ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट है हमारे। अब हम बात करते हैं कि हमारा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता क्या है। बेसिकली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस अपीयरेंस एक ट्रेट का अपीयर होना, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलीली। वो भी बेसिकली किस में हो सकता है, या तो एक्स क्रोमोसोम में हो सकता है या तो हमारे वाई क्रोमोसोम में हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी ऊपर एक ट्रेट बात किया था हमने कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें लोग क्या कर पाते हैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं ग्रीन और रेड कलर को। तो ये भी हमारा क्या है सेक्स इनहेरिटेंस है। फिर दूसरा एक हमारी डिजीज़ होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें हमारा इसे ब्लीडर डिजीज़ भी कहते हैं, जो शुरू में बताया था। इसमें जो हमारा जो अगर एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो स्टॉप नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं, अब इसमें केसेस दे रखे हैं कि कलर ब्लाइंड होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे और मतलब कैसे कैसे होता है। तो मैं अब आपको ये केसेस क्या करती हूँ एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है नॉर्मल मदर। तो नॉर्मल मदर कैरी करती है हमारे एक्स और एक्स दोनों क्या है हमारे नॉर्मल है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब फादर क्या है कलर ब्लाइंड। ये जो आपको एक्स के ऊपर डॉट दिख रहा है इसका मतलब ही ये है कि उसके फादर क्या है मतलब
कलर ब्लाइंड है, क्योंकि जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कलर ब्लाइंड हो चुके हैं। बेसिकली ये होता है कि ये जो डिजीज़ होती है, जो एक्स इनहेरिटेंस होती है, बेसिकली किन्हें होती है, मेल्स को ज़्यादा होती है, क्योंकि फीमेल्स के बाद तो 2 एक्स होते हैं ना, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड एक्स 2 पेयर होते हैं, तो इनके पास इतने चांसेस नहीं होते, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि दोनों, मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए। फिर फीमेल के पास ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट जो मेल्स हैं, मेल्स में ये होता है कि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि एक क्या हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है। अब इसमें ये पुनेट स्क्वायर है, तो ये स्पर्म है, दे रखे हमारे एक एक्स डॉट बोलेंगे हम इसे, और दूसरा है वाई, और यहाँ पे फीमेल का ले रखा है एक्स एंड एक्स। अब क्या होगा जब ये दोनों वो होंगे, तो अब ये फर्स्ट वाली कंडीशन है एक्स और एक्स डॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी अगर डॉटर होगी वो कैरियर होगी। अब आपको इससे पता कैसे चल रहा है कि कैरियर होगी, क्योंकि इसमें एक डॉट प्रेजेंट है, ठीक है। फीमेल्स क्या होती है, मोस्टली कैरियर्स होती हैं, वो हमेशा डिजीज़ कैरी कर पाती है, क्योंकि इनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये तो आसानी से कैरी कर सकती है। बट मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, पर ये कैरियर कभी नहीं हो सकते, ये हमेशा क्या हो सकते हैं, इन पे ये डिजीज़ हमेशा होगी, ठीक है। अगर इनके पास ये कैरी हो रही है आगे से, तो इन्हें ये डिजीज़ होगी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये जो सेकंड वाला केस है, इसमें क्या है, एक्स एंड वाई है, तो इनका क्या होगा, नॉर्मल सन होगा, ठीक है। अब ये जो थर्ड केस में देख रहे हैं, थर्ड में फिर से एक्स एंड एक्स है, एक्स डॉट है, तो जब डॉट आ रहा है तो फिर से इनकी क्या होगी, जो फीमेल होगी, जो इनकी डॉटर होगी, वो क्या होगी, कैरियर होगी। अब जो फोर्थ वाला केस है, उसमें एक्स और वाई है, तो इनका नॉर्मल सन होगा। तो इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें देखो आपको कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो इनकी डॉटर होगी वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगी, नॉर्मल विजन, पर क्या होगा, विजन तो उनकी नॉर्मल होगी, बट वो क्या होगी, कैरियर होंगी, किस चीज़ की, कलर ब्लाइंड डिजीज़ की, और सन क्या होंगे उनके, नॉर्मल होंगे। अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में देखें कि अब जैसे उसमें दिखाया था पहले वाले में कि जो उनकी डॉटर थी वो क्या थी, कैरियर थी। अब इसमें क्या हो गया, हमने कैरियर मदर को लिया है। अब कैरियर मदर में क्या है, एक्स और एक्स डॉट, और हमारा जो फादर है वो क्या है, नॉर्मल है, एक्स और वाई। अब यहाँ पे शो करते हैं, जब इन दोनों को हम यहाँ लिखेंगे एक्स डॉट प्लस एक्स, तो अब डॉटर भी क्या हो गई, कैरियर हो गई। बट अब क्या हो गया, अब जो सेकंड केस है, इसमें आप देख रहे हो उनका सन जो हो गया वो कलर ब्लाइंड हो गया। कलर ब्लाइंड इसलिए हो गया कि एक जो एक्स डॉट है वो किससे आ रहा है, मदर से आ रहा है। बेसिकली क्या होता है, हमारे जो जीन्स होते हैं मदर से सन में जाते हैं और फादर से डॉटर पे जाते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि एक्स डॉट प्लस वाई, तो ये क्या हो गया, हमारा कलर ब्लाइंड सन। थर्ड केस में क्या है, हमारी नॉर्मल डॉटर इसलिए होंगी क्योंकि नॉर्मल है, ये एक्स है और एक्स है, और सन भी हमारा नॉर्मल होगा, एक्स और वाई। तो ये चांसेस क्या है, एक हमारी कैरियर डॉटर होगी, दूसरा हमारा कलर ब्लाइंड सन हो सकता है, और हमारे जो नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। अब हम केस थर्ड ले रहे हैं। केस थर्ड में पॉसिबिलिटी बता रही है कि एक मैरिज हुई है बिटवीन कैरियर वुमेन एंड कलर ब्लाइंड सन। अब मैं इसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे केस थर्ड देखिए, मैंने बनाया है यहाँ पे हमारा जो मेल है वो हमारा कलर ब्लाइंड है, और फीमेल जो है वो हमारी कैरियर है। अब हम देखेंगे जो उसकी फर्स्ट डॉटर होगी वो क्या होगी, हमारी कलर ब्लाइंड होगी। अब जो उसका सेकंड सन होगा वो हमारा क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। जो उसकी थर्ड डॉटर होंगी, जो डॉटर का जो थर्ड केस है, इसमें क्या होगी, वो कैरियर होगी, क्योंकि आपको इसमें पता है इसमें एक डॉट आ रहा है, तो ये किसके लिए रिप्रेजेंट करता है कि वो क्या है, कैरियर है। और उनका लास्ट में क्या होगा, एक नॉर्मल सन होगा। ये आप खुद भी करके निकाल सकते हैं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, मेल्स के जो गैमेट्स है वो आप ऊपर लिखेंगे, और जो फीमेल गैमेट्स हो आप यहाँ लिखेंगे। मैंने आपको ये बताया जो मेल है वो कभी भी कैरियर नहीं हो सकता, या तो वो नॉर्मल होगा या तो वो कलर ब्लाइंड होगा। बट जो फीमेल है वो कैरियर भी हो सकती है और कलर ब्लाइंड भी हो सकती है, क्योंकि उसके पास क्या है, 2 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने ये सब मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट किया था, और उसने अपने एक्सपेरिमेंट किस में किए थे, पी प्लांट में किए थे। अब हम देखते हैं उसने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था। फर्स्ट रीज़न तो ये था कि पी प्लांट की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ प्रेजेंट है, तो वो उसके बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या कर सकता है, देख सकता है। सेकंड ये था जो वेराइटीज़ जो अवेलेबल थी पी की, मटर की, वो क्या थी,
प्योर फॉर्म्स थी, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता था कि चेंजेस आ सकते थे आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद। उसमें ये था कि जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, सेम टाइप होंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और थर्ड पॉइंट ये था, जो पीज होती हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं, वो खुद ब खुद पॉलिनेटेड हो जाती हैं। अगर हम उसको चाहें प्रिवेंट करना कि वो सेल्फ पॉलिनेटेड ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो उसके बाद हम उसे आर्टिफिशियली भी पॉलिनेटेड करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे मेंडल ने 7 वेराइटीज़ ली थी प्लांट की, 7 फीचर्स लिए थे। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 7 फीचर्स क्या हैं, 7 कैरेक्टर्स हैं। ये देखिए, फर्स्ट कैरेक्टर था हमारा कलर, फ्लावर का कलर। अब अगर वो डोमिनेंट होगा तो पर्पल होगा, अगर रिसेसिव होगा तो वाइट होगा। सीड कलर की बात करते हैं तो अगर येलो होगा तो डोमिनेंट है और ग्रीन है तो रिसेसिव है। अगर हम शीट शेप की बात करेंगे तो राउंड है तो डोमिनेंट है और रिसेसिव है तो व्रिंकल्ड है। पॉट कलर की बात करेंगे, ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव। पॉट शेप की बात करेंगे, इन्फ्लेटेड होगा तो डोमिनेंट होगा, कंस्ट्रक्टेड होगा तो रिसेसिव होगा। फ्लावर पोजीशन की बात करेंगे तो एक्सिलरी होगा तो डोमिनेंट है, टर्मिनल होगा तो हमारा रिसेसिव ट्रेट है। और लास्ट क्या था उनका, प्लांट हाइट थी, टॉल होगा तो क्या है हमारा डोमिनेंट ट्रेट है और ड्राफ होगा तो हमारा रिसेसिव ट्रेट है। अब यहाँ पे दिखाया गया है मेंडल क्रॉस्ड प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़ फर्स्ट बाय टेकिंग ओनली 1 फीचर। अगर उसने क्रॉस किया पहली बार तो उसने क्या लिया, एक ही फीचर लिया एट 1 टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर वो 2 फीचर लेता तो उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मोनो क्या होता है और डाई क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें 3.6 फिगर में देखिए, इसमें टर्मिनल फ्लावर्स हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट लिया हमने और दूसरा रिसेसिव लिया। अब आप देख सकते हैं टर्मिनल फ्लावर हमारा रिसेसिव है, डोमिनेंट हमारा ए है। अगर इन दोनों को अगर हम लेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्रॉस पॉलिनेट करेंगे, तो अब हमारे पास क्या कंडीशन आ जाए, ऑल एक्सिलरी फ्लावर ए और ए। कंडीशन क्या हो गई हमारे, अब एक हमारा इससे, एक पेयर तो हमारा इससे आ गया डोमिनेंट से और दूसरा पेयर हमारा किससे आ गया, रिसेसिव थे। अगर हम इस ए को दोबारा से सेल्फ पॉलिनेटेड करवाते हैं तब हमारे पास ये जो F2 जनरेशन हमारी हुई है ये डेवलप होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ए को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तो हमारी आ गई F1 जनरेशन हाइब्रिड। अब ये जो मैंने यहाँ पे करवाया है, मैंने अब क्या किया, इसी को मैंने क्या किया, पॉलिनेट करवा दिया एक साथ ही। अब हमने देखा ए और ए। अब जब हम इसे लेंगे ए और ए तो हमारा आ गया डोमिनेंट होमोजाइगस, फिर सेकंड है हमारा डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, फिर थर्ड है हमारा डोमिनेंट हेट्रोजाइगस और लास्ट है हमारा क्या, रिसेसिव होमोजाइगस। अब आप देख सकते हैं F2 जनरेशन में यही आया है जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ए कैपिटल ए स्मॉल है और दूसरा लास्ट में क्या है हमारा रिसेसिव पेयर। तो अब हमें से पता चलता है F2 जनरेशन में क्या होगा, 3 तो क्या होंगे हमारे एक्सिलरी क्या है हमारा डोमिनेंट है और जो हमारा लास्ट है वो टर्मिनल होगा क्योंकि एक पेयर हमारा टर्मिनल है। अगर हम रेशियो देखेंगे तो 3:1 होगा क्योंकि 3 क्या हमारा डोमिनेंट है और एक क्या है हमारा रिसेसिव है। अब मैंने तुम्हें जो बताया था जेनोटाइप्स और फेनोटाइप्स, अब मैं तुम्हें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब देखो फेनोटाइप क्या है हमारा जो अपीयरेंस है। अब अपीयरेंस क्या है हमें पता है, 3 क्या है हमारे एक्सिलरी हैं और एक क्या है हमारा टर्मिनल है, तो ये अपीयरेंसेस है क्योंकि 3 क्या होंगे एक्सिलरी होंगे और एक हमारा टर्मिनल हो गया, तो ये क्या हमारा फेनोटाइप का रेशियो हो गया 3:1। बट अब अगर हम जेनोटाइप देखेंगे तो जेनोटाइप हमारा ये है जो हमने ये जो चार्ट में निकाला। अब आप देख सकते हैं जेनोटाइप होगा हमारा 1:2:1। तो 1 क्यों आया, क्योंकि एक पेयर हमारा क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा पेयर हमारा क्या है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। बट इसमें क्या है 2 पेयर आ रहे हैं क्योंकि आपने यहाँ ऊपर देखा कि 2 हैं 1 और 2 और लास्ट क्या है हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। तो हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या 1:2:1 और फेनोटाइप क्या होगा 3:1। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है फेनोटाइप मतलब विजिबल फीचर्स जो आप देख सकते हैं और जेनोटाइप हमारा जीन फीचर, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है आपको।
अब हम बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में क्या है, अब हमने क्या किया, प्योर टॉल प्लांट्स हैं टी पी प्लांट्स, हमने क्रॉस किया ड्रॉफ प्लांट्स के साथ स्मॉल टी प्लांट्स, एंड द प्रोजेनिस जो आएंगी वो F1 और F2 जनरेशन की क्या होगी वो मैं आपको अच्छे से अब एक्सप्लेन करती हूँ। अब आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने ये बनाया प्योर टॉल टी और ड्रॉफ है हमारा स्मॉल टी। अब जब हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो अब हमारा एक पेयर हमारा डोमिनेंट है और दूसरा हमारा रिसेसिव है, तो ये क्या होगी हमारी F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, जितने भी जो प्लांट्स होंगे सब क्या होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक इसमें क्या है डोमिनेंट पेयर है, दूसरा रिसेसिव है, तो हमेशा क्या होगा डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब हम अगर F2 जनरेशन की बात करते हैं तो F2 जनरेशन क्या होगा, जब हम F1 जनरेशन को उसी के साथ क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। जब हम इसको इसी के साथ क्रॉस करेंगे तो यहाँ देखिए अब हमारा ये जो मैंने बना रखा है ये आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट हमारा क्या है, जो फर्स्ट आया ये है हमारा डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन, फिर दूसरी हमारी कंडीशन क्या है डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, थर्ड भी हमारी क्या है डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, और लास्ट हमारी क्या है रिसेसिव। तो इससे हमें ये पता चल रहा है F2 जनरेशन में क्या होगा, 3 तो हमारे क्या होंगे टॉल और एक क्या होगा हमारा ड्रॉफ। तो हमारी जो जेनोटाइप है वो तो अब हमारा क्या होगा 1:2:1, क्योंकि आप इसमें देख पा रहे हैं कि कैसा है, और फेनोटाइप हमारा क्या होगा 3:1, क्योंकि 3 तो हमारे टॉल होंगे और एक हमारा ड्रॉफ होगा। अब हम केस 3 के आगे बढ़ते हैं। केस 3 में क्या दिया गया है, सिमिलरली ऑन क्रॉसिंग द प्लांट ग्रोन प्योर राउंड सीड विद प्लांट ग्रोन फ्रॉम व्रिंकल सीड द रिजल्ट वर एज गिवन एज। अब हम इसमें देखते हैं कि अब राउंड को देखेंगे, राउंड कैसे आ रहा है और व्रिंकल सीड्स कैसे आ रही हैं, अब हम पता लगाते हैं। एक हमारा जो पेरेंट है वो क्या है RR, एक डोमिनेंट है और दूसरा क्या है रिसेसिव। अगर वो डोमिनेंट होगा तो वो हमेशा राउंड सीड डेवलप करेगा, और अगर वो रिसेसिव होगा तो वो क्या करेगा व्रिंकल सीड। अगर हम F1 हाइब्रिड में देखते हैं तो हमारा क्या होगा राउंड सीड ही प्रोड्यूस होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने दोबारा से किया, मैंने आपको बताया था इसे ही हम इसी के साथ क्रॉस कर लेंगे, तो अब हमारा क्या आएगा, 3 जो पेयर हैं वो तो राउंड हो जाएंगे और लास्ट जो हमारा पेयर आएगा वो होगा व्रिंकल्ड। तो अब हम देख सकते हैं F1 जनरेशन में जितने भी होंगे सबके सब राउंड होंगे, बट F2 जनरेशन में क्या हो जाएगा 3 राउंड होंगे और लास्ट वाला हमारा क्या होगा व्रिंकल्ड। तो इसका जेनोटाइप और फेनोटाइप आप जो सिमिलर केसेस में देखते आ रहे हैं, 1 और 2nd केस और 3rd केस क्या है सिमिलर है, बट आप इससे ये पता लगा रहे हैं कि हम कैसे हमें पता चलेगा कि राउंड होंगे या व्रिंकल्ड होंगे। ये बेसिकली क्या है हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं एक ही फीचर लेके चल रहे हैं, जैसे इसमें राउंड सीड्स, ठीक है। अब ये यहाँ दिया गया है सम ऑफ द जनरलाइज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द अबव ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। पहला पॉइंट हमारे ये है, जितने भी जो पेयर्स होते हैं कैरेक्टर्स के वो किस पे डिपेंड करते हैं, पेयर ऑफ जीन पे डिपेंड करते हैं। हर एक पर्सन क्या करता है, जो जीन कैरी करता है उसका जो हमेशा क्या होता है डुप्लीकेट फॉर्म होता ही है, मतलब अगर एक जीन है तो उसका डुप्लीकेट फॉर्म भी होगा। आपने देखा ही होगा जब मैं लिख रही हूँ A और A, इसका मतलब है एक फॉर्म है और दूसरा फॉर्म भी उसका एग्जिस्ट करता है। जो हमारे जो गेमेट्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है हमेशा जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गेमेट्स में तो क्या होता है एक जो जीन का पेयर होता है वो एक तो फादर से आता है और दूसरा पेयर किससे आता है हमारी मदर से आता है। 4th पॉइंट ये फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो गैमेट्स में जो कंडीशन होती है जीन्स की वो स्टोर हो जाती है, क्योंकि 50% मदर से आता है जीन्स का रेशियो और 50% क्या होता है फादर से आता है। तो दोनों की वजह से क्या होती है जो हमारी कंडीशन हो जाती है वो क्या हो जाती है रीस्टोर्ड हो जाती है। अब इसमें 5th पॉइंट ये सेक्स सेल विद रिस्पेक्ट टू द जीन्स दे कंटेन वो क्या होते हैं फर्टिलाइज्ड होते हैं रैंडमली, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। अब हम देखते हैं डाई हाइब्रिड रेशियो क्या होता है। अब मोनो हाइब्रिड में तो हम सिर्फ एक पेयर ले रहे थे, ठीक है, अब ड्राई हाइब्रिड में हम 2 चीज़ लेंगे। तो मेंडल ने क्या करा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं, तो इसमें एक कॉम्बिनेशन अब हम पढ़ेंगे, मैं आपको समझाती हूँ। राउंड एंड येलो सीड विद अनदर वेराइटी व्रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। अब उसने यहाँ पे ये लिया है ये राउंड येलो सीड्स एंड व्रिंकल ग्रीन सीड्स, एक हमारा डोमिनेंट पेयर है और दूसरा हमारा क्या है रिसेसिव है। अब आप देख सकते हैं राउंड येलो,
अब हमने रिप्रेजेंट किया है, राउंड को हमने क्या डोमिनेंट से रिप्रेजेंट किया आर और येलो को हमने किसी से रिप्रेजेंट किया है वाई और वाई। इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट है ये, तब ये आर है और ये है वाई। व्रिंकल को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है और ग्रीन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, हमारा स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। जब हम F1 जनरेशन में आएंगे तब हमारा क्या होगा, एक कैपिटल आर होगा, एक स्मॉल आर होगा और एक कैपिटल वाई होगा, एक स्मॉल वाई होगा। तो ये हमारी क्या F1 जनरेशन है। तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलता है, डोमिनेंट पेयर मिलेंगे। अब जो हमारी जो F2 जनरेशन है, ठीक है, ये कैसे आई है, अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगी। अब देखिए, अब ये जो हमारे जो गैमेट्स दिख रहे हैं आपको फीमेल सेक्स सेल के, आर वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये कैसे आया, अब मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ देखिए, ये आर है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब मैंने क्या किया, जो फीमेल है, जो एक कैरेक्टर है, जैसे एक फीचर है हमारा राउंड और व्रिंकल, इन्हें यहाँ रखा और दूसरे को मैंने यहाँ पे रखा। जब मैं इन दोनों को वो करूँगी, पुनेट स्क्वायर निकालूंगी, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो ये हमारे क्या हो गए, 4 टाइप के गैमेट्स आ गए जो मैंने यहाँ रखे। सेम आप देख सकते हो फीमेल सेक्स सेल में भी और मेल सेक्स सेल में भी। जब अब मैं इन दोनों का वो निकालूंगी, इन F2 जनरेशन को जब वो करूँगी, मैं क्रॉस करूँगी, तब मुझे पता चलेगा कि किस टाइप की F2 जनरेशन हमें मिलती है। अब मैं बताती हूँ। अब आप फर्स्ट वाले केस में देख रहे होंगे कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, तो इसका मतलब क्या, ये डोमिनेंट है। जो हमारा जो सीड होगा वो क्या होगा, राउंड होगा और उसका कलर क्या होगा, येलो होगा, क्योंकि दोनों क्या है, हमारे डोमिनेंट है। अगर हम जब सेकंड केस की बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, राउंड होगा और कलर भी येलो होगा, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट है। थर्ड वाले केस में भी यही होगा, राउंड होगा और येलो होगा, क्योंकि दोनों क्या है, डोमिनेंट है। फोर्थ वाले केस में भी यही होगा, राउंड होगा और येलो कलर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, डोमिनेंट है। अब तुम्हें ये तो पता ही है, मैंने तुम्हें बताया कि डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या फ़र्क है। अब डोमिनेंट इसलिए है, यहाँ पे नीचे देखिए, राउंड तब एक्सप्रेस होगा जब दोनों आर होंगे। अगर एक भी ये जो वाली कंडीशन भी आती है हमारी, ये तो होमोजाइगस है। अगर हेट्रोजाइगस भी आते तभी भी हमारा क्या होगा, डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो राउंड ही होंगे। अगर दोनों ही रिसेसिव है पेयर, तब क्या होगा, हमारी जो कंडीशन होगी तब हमारी क्या होगी, व्रिंकल्ड होगी। अगर हम कलर की बात करते हैं, दोनों अगर डोमिनेंट है तो येलो होगा, और अगर उसमें से अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी आती है तभी भी येलो होगा, क्योंकि डोमिनेंट फैक्टर तो यहाँ पे प्रेजेंट है। डोमिनेंट फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो तब हमारा जो एक्सप्रेस वो अपने आप को करेगा ही करेगा, वो फॉर्म जीन का। पर जो लास्ट वाला है, अगर दोनों के दोनों क्या है, स्मॉल है, रिसेसिव पेयर है, तब क्या होगा, हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ग्रीन होगी। तो इस बेसिस पे आपकी जो आप देखोगे कैसे ये व्रिंकल्ड हो गए, कैसे व्रिंकल्ड नहीं हुए, कोई ग्रीन कलर के हो गए, सब बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इस कंडीशन में डिपेंड करता है। जब आप इसको सी केस में अप्लाई करोगे तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा। फिनोटाइपिक रेशियो हमारा क्या है, 9:3:3:1, क्योंकि उसमें से क्या है, 9 तो क्या है हमारे राउंड है और येलो हैं, 3 हमारे क्या है, राउंड और ग्रीन है, 3 लास्ट वाले क्या है, व्रिंकल और येलो, और लास्ट वाले क्या है, व्रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है। अब हम ये सोच रहे, अब इसमें जनरेशन के F2 जनरेशन में तो अब हमें क्या, कौन सा रेशियो मिल गया, 9:3:1। और इसका जेनोटाइप निकालना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप इसका जेनोटाइप देख के निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है, आप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, कौन कौन से जो फैक्टर सिमिलर और कौन कौन से फैक्टर सिमिलर नहीं हैं। अब हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ में आ गए हैं कि मेंडल्स ने कौन से लॉ डिस्कवर करे थे। मेंडल्स के 3 लॉ हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। पहला लॉ है उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ है उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ है उनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मैं आपको एक्सप्रेस करूँगी। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो ये कहता है कि अगर 2 पेयर है,
करेक्टर्स के दो पेयर प्रेजेंट है तो उसमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और दूसरा हमेशा क्या होगा, सप्रेस्ड रहेगा। जो एक्सप्रेस कर पाएगा उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो हम रिसेसिव कहेंगे। ये हम अभी तक पढ़ते हुए आ चुके हैं, ये जितने भी केसेस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये होमोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया, ये कंडीशन जितनी भी है इसमें आपको पता है अगर दो फैक्टर प्रेजेंट है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेती हूँ, ये दो फैक्टर हैं, दोनों के दोनों डोमिनेंट है, ठीक है, तो इसमें डोमिनेंट ही प्रेजेंट होगा। अब जैसे ये वाले में देखिए आर और आर, एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है, तो डोमिनेंट फैक्टर क्या होगा, अपने आप दो पेयर है ना, ये कैरेक्टर्स के दो पेयर प्रेजेंट है तो क्या होगा, आर और आर, तो वो क्या होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो राउंड होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है अगर दो फैक्टर प्रेजेंट है, अगर उसमें एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव है तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हमेशा। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें टू मेंबर्स ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब फैक्टर्स होते हैं, जब उनका फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, वो क्या कर देते हैं, अपने आप को सेपरेट करते हैं, मतलब वो ब्लेंड नहीं होते, मतलब वो एक साथ जुड़ते नहीं। जब क्या होता है, जब हमारे जो गैमेट्स होते हैं जब वो फॉर्म होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप को अलग अलग ऑर्गेनाइज कर देते हैं, हट जाते हैं जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान। तो सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है अलग हो जाना। अब मैं आपको सेग्रीगेशन एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अब जो सीड कलर है, मैंने यहाँ पे लिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एग्जांपल देती हूँ, सीड कलर इन पी प्लांट्स। अब मैंने आपको बताया था अगर डोमिनेंट होगा तो येलो आएगा और रिसेसिव होगा तो ग्रीन कलर होगा। जब हम इस जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, F1 जनरेशन को, तो हमारे पास क्या आएगा, Y और कैपिटल Y और स्मॉल y। तो अब हमारे जो पेयर हो गए वो क्या हो गए, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट से हमें ये पता चलता है कि एक जो फैक्टर है, एक ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है दे डू नॉट ब्लेंड बट सेग्रीगेट और सेपरेट इनटू डिफरेंट गैमेट्स। वो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं बट वो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे इसमें ये जो कलर्स हैं, एक येलो है एक ग्रीन है, बट इसमें से जो कलर जो एक्सप्रेस हो पाया है वो क्या है, हमारा येलो कलर है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है जो फैक्टर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं जब हमारे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अगर वो येलो है और उसे येलो ही कैरी करना है तो वो येलो ही होंगे। अगर उसको रिसेसिव है तो वो अपने आप को रिसेसिव ही एक्सप्रेस करेगा, तो वो ग्रीन है तो वो ग्रीन ही रहेंगे। समझ में आया? अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब आपके पास दो पेयर हैं, कॉन्स्ट्रक्टिंग पेयर्स हैं या करेक्टर्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा मेंबर्स ऑफ वन पेयर इनटू द गैमेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर पेयर इनटू द गैमेट्स। अब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी जो हमने अभी क्रिस क्रॉस किया था राउंड सीड को विद व्रिंकल्ड। अब यहाँ देखिए ऊपर ये है राउंड येलो सीड्स एंड व्रिंकल ग्रीन सीड्स। अब इसमें बताया गया है कि आपने देखो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन पढ़े। बेसिकली ये था कि या तो राउंड येलो सीड्स आएंगी या तो व्रिंकल ग्रीन सीड्स आएंगी, ठीक है। बट आपके पास 2 और चीज़ें आई हैं, व्रिंकल येलो और व्रिंकल ग्रीन। ये दोनों क्या आपकी रेंडमली क्या हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये इसलिए डिपेंड नहीं करता, ये लॉ ये नहीं बोलता है कि ये डिपेंडेंट है कि जो आपके पेरेंट्स है, जैसे राउंड येलो सीड्स हैं, अगर ये पी प्लांट राउंड येलो है और दूसरा क्या हमारा व्रिंकल ग्रीन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो फैक्टर्स होंगे वो राउंड येलो और राउंड ग्रीन ही होंगे या राउंड येलो व्रिंकल येलो होंगे। जैसे ये है ना राउंड येलो व्रिंकल सीड्स, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास क्या आएंगे, वेरिएशन भी आएंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है दूसरे गैमेट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अलग ही अपने आप क्या होते हैं, असॉर्ट होते हैं, अलग ही होते हैं। ये आपने अपना F1 जनरेशन डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ और नॉलेज ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा अभी तक। इससे हमें क्या पता चला है कि न्यू कॉम्बिनेशन भी हमें मिल सकते हैं। जैसे हमें ऊपर अभी न्यू कॉम्बिनेशन मिले हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण ही मिले हैं, क्योंकि जो हमारे गैमेट्स है वो रेंडमली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इंडिपेंडेंटली उनके जो फैक्टर्स होते हैं जीन्स के वो अलग अलग ही
एक्सप्रेस होते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो रैंडमली क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, ये हमारे क्या बोलते हैं प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम बहुत अच्छी ब्रीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने जेनेटिक्स के बारे में समझ लिया है, जो हम अभी तक समझते हुए आ रहे हैं। हम अच्छी ब्रीड इसलिए पैदा कर सकते हैं क्योंकि अगर हम अच्छे ट्रेड्स को अगर मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो एक अच्छा बेहतरीन ट्रेड होगा। अब थर्ड पॉइंट ये है, न्यू टाइप ऑफ प्लांट्स विद न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल कैरेक्टर कैन बी प्रोड्यूस बाय हाइब्रिडाइजेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे आपने देखा होगा कि हमें वेरिएशन भी मिले, न्यू कॉम्बिनेशन मिले हैं हाइब्रिड्स के, तो हम इस न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। अब हम नीचे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन बेसिकली हमारे सडन चेंज होते हैं हमारे जीन्स में। अगर हमारे जीन्स में और अगर जीन्स के नंबर में और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी चेंज आता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, हमारे जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है उसको क्या कर देता है, उसकी वजह से हमारे ट्रेड्स और हमारे करेक्टर्स में चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपके जीन्स में कुछ भी फ़र्क पड़ता है तो आपके बॉडी का जो टाइप, मतलब बॉडी में जो चीज़ें चल रही हैं उनमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम ही है। अगर आप उसमें कोई चेंजेस करने के लिए चेंजेस करोगे तो हमें इफ़ेक्ट तो उसका पड़ेगा ही। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें है, फर्स्ट दे रखा है सिकल सेल एनीमिया। मैंने आपको बताया था ये बेसिकली डिजीज़ होती है, ब्लड डिजीज़ ड्यू टू जीन म्यूटेशन। बेसिकली होता क्या है, जो हमारा डीएनए जो होता है वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है सिकल शिफ्ट आरबीसीज की, और वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं जो हमारे क्या करते हैं, ब्लड्स को चेंज करते हैं। उसकी वजह से चेंजेस बहुत बेकार हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सिकल सेल शेप्ड आरबीसीज हो सकते हैं। और सेकेंड है हमारा रेडियो एक्टिव रेडिएशन। जो भी हमारे रेडिएशन हैं वो हमारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस ला जाते हैं, क्योंकि वो हमारे जीन्स में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। आपने पहली बात ये तो सुनी होगी, जैसे जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब अटैक हुआ था, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल था, उनके कारण अभी भी अगर वहाँ पे कोई बच्चा पैदा होता है तो उनमें कुछ क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, डिफेक्ट होते हैं, जीन्स डिफेक्ट, क्योंकि जो उनकी जनरेशन जो उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद जो बॉर्न हुए होंगे लोग, उनमें वो डिफेक्ट कैरी हुए हैं और वो अभी तक कैरी होके उन लोगों को अभी इन चीज़ों की दिक्कत है। जैसे इसमें आपने बता ही रखा है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान में जो वो हुआ था उसकी वजह से अभी भी लोगों के पास क्या बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ हैं उनकी बॉडी में, और वो अभी भी वैसे की वैसे हैं। तो बच्चों, आज हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है। हमने इसमें काफ़ी चीज़ें समझी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस के बारे में पता चला हमें कि कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से लॉज क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम इतना ही और आज ख़त्म करते हैं हम। सो बाय गाइस, बाद में मिलेंगे। आराम से पढ़ना, समझना, जो अच्छा लगेगा मुझे बताना।